दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिस्ट्री में गुलामी स्लेवरी कभी खत्म नहीं हुई। बस गुलामी का तरीका बदल गया। पहले जंजीरों से गुलाम बनाया जाता था। आज शब्दों वर्ड्स से गुलाम बनाया जाता है। अगर आप लिखना नहीं जानते तो आप सोचना नहीं जानते, और अगर आप सोच नहीं सकते तो कोई और आपके लिए सोच रहा है। कोई और आपका कोड लिख रहा है। पॉलिटिक्स, रिलीजन, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, ये सब राइटर्स हैं, और आप बस एक रीडर हैं, एक कंज्यूमर हैं। जॉर्डन पीटरसन ने कहा था, इफ यू कैन थिंक एंड स्पीक एंड राइट, यू आर एब्सोल्युटली डेडली। अगर आप सोच सकते हैं, बोल सकते हैं और लिख सकते हैं तो आप जानलेवा हैं। क्यों? क्योंकि राइटिंग दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है। एक तलवार सिर्फ एक आदमी को मार सकती है, लेकिन एक बुक, एक आर्टिकल, एक आइडिया करोड़ों लोगों के दिमाग को हमेशा के लिए बदल सकता है। कार्ल मार्क्स ने किताब लिखी, दास कैपिटल, और दुनिया की आधी आबादी कम्युनिज्म में चली गई। हिटलर ने किताब लिखी, माइन काम्फ, और दुनिया जल गई। महात्मा गांधी ने आर्टिकल्स लिखे और ब्रिटिश एम्पायर गिर गया। लेकिन आज का इंडियन यूथ राइटिंग को क्या समझता है? ऐसे राइटिंग, एग्जाम में पेज भरना, कॉर्पोरेट ईमेल्स। हमने राइटिंग को क्लेरिकल वर्क बना दिया है, जबकि राइटिंग असल में माइंड कंट्रोल है। राइटिंग रियलिटी प्रोग्रामिंग है। आज हम सीखेंगे कि लियो टॉल्स्टॉय और फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की जैसे लोग इंसान नहीं थे, वो विज़र्ड्स थे। उन्होंने काले शाही से सफ़ेद कागज़ पर कुछ लकीरें खींची और पढ़ने वाले की आत्मा निकाल ली। आज हम 15 लेजेंडरी बुक्स, द एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल, ऑन राइटिंग, द वॉर ऑफ आर्ट को निचोड़कर एक ऐसा पेन बनाएंगे जो चलता नहीं है, जो काटता है। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो इंग्लिश सुधारना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो डेंजरस बनना चाहते हैं। क्योंकि जैसा फ्रेडरिक नीत्शे कहते थे, ऑफ ऑल दैट इज रिटन, आई लव ओनली वॉट अ मैन हैज रिटन विथ हिज ब्लड। जो खून से लिखा गया हो, सिर्फ वही पढ़ने लायक है। वेलकम टू द आर्ट ऑफ राइटिंग, द साइकोलॉजी ऑफ द ब्लैंक पेज। रेफरेंस बुक्स: द वॉर ऑफ आर्ट बाय स्टीफन प्रेसफील्ड, राइटिंग डाउन द बोन्स बाय नैटली गोल्डबर्ग। लिखना मुश्किल क्यों है? जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं तो दिमाग खुश रहता है, लेकिन जैसे ही आप लैपटॉप खोलते हैं कुछ लिखने के लिए, दिमाग फ्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि राइटिंग क्रिएशन है, और क्रिएशन सिर्फ भगवान का काम है। जब आप लिखते हैं, आप नथिंग में से समथिंग पैदा कर रहे हैं। ये एक डिवाइन एक्ट है, और इसीलिए ये डरावना है। स्टीफन प्रेसफील्ड अपनी लेजेंडरी किताब द वॉर ऑफ आर्ट में इस डर को एक नाम देते हैं: रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वो शैतान है जो आपके अंदर बैठा है। वो नहीं चाहता कि आप लिखें, वो चाहता है कि आप एवरेज रहें। वो आपसे कहता है, तुम कौन होते हो लिखने वाले? तुम्हारी ग्रामर खराब है, तुम्हारे पास कोई नया आइडिया नहीं है। रेजिस्टेंस का मकसद है आपको कंज्यूमर बनाए रखना, क्योंकि जब आप लिखते हैं आप क्रिएटर बन जाते हैं, आप सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं। फ्रेडरिक नीट्शे, जो फिलॉसफी के बैड बॉय थे, वो बैठकर नहीं लिखते थे, वो पहाड़ों पर चलते थे। वो बीमार थे, उन्हें माइग्रेन्स होते थे, आंखें कमजोर थीं, लेकिन उन्होंने लिखा, दस स्पोक ज़राथुस्त्रा। उन्होंने कहा, राइट विद ब्लड एंड यू विल फाइंड दैट ब्लड इज स्पिरिट। खून से लिखो। इसका मतलब ये नहीं कि उंगली काट लो, इसका मतलब है सच लिखो। राइट द ट्रूथ। वो सच जो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को भी बताने से डरते हैं, वो सच जो आपने अपने अंदर दफन कर रखा है। नैटली गोल्डबर्ग अपनी किताब राइटिंग डाउन द बोन्स में कहती हैं, डोंट थिंक, गेट द पेन मूविंग। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है: द क्रिएटर, बच्चा जो खेलना चाहता है; द एडिटर, टीचर जो डंडा लेकर खड़ा है, स्पेलिंग गलत है, लॉजिक नहीं है। जब आप लिखने बैठते हैं, इंडियन स्कूल्स ने आपके अंदर के एडिटर को इतना स्ट्रांग बना दिया है कि वो क्रिएटर का गला घोट देता है। आप पहली लाइन लिखने से पहले ही उसे जज करने लगते हैं। एक्सरसाइज फॉर इंडियन यूथ। आज हम एडिटर को मारेंगे। एक टाइमर लगाओ, 10 मिनट। टॉपिक: वो चीज़ जिससे मैं सबसे ज़्यादा डरता हूँ। रूल: हाथ रुकना नहीं चाहिए। अगर दिमाग ब्लैंक हो जाए तो लिखो, मैं ब्लैंक हूँ, बकवास लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन पेन चलते रहना चाहिए। जब आप बिना रुके लिखते हैं तो एडिटर सो जाता है, और तब तब आपके सबकॉन्शियस से वो खून निकलता है जिसे नीट से ढूंढ रहे थे। वही आपकी असली आवाज़ है। द मिथ ऑफ टैलेंट, द शिटी फर्स्ट ड्राफ्ट। रेफरेंस बुक्स: बर्ड बाय एन लैमेट, ऑन राइटिंग बाय स्टीफन किंग। हमें लगता है कि लियो टॉल्स्टॉय या जेके रॉलिंग जब लिखते होंगे तो उनके दिमाग से सीधा मास्टरपीस निकलता होगा। हमें लगता है जीनियस लोग एडिट नहीं करते, वो बस चैनल करते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे, जिन्होंने लिटरेचर का नोबेल प्राइज जीता, उन्होंने कहा था, द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ एनीथिंग इज शिट।
किसी भी चीज का पहला ड्राफ्ट गोबर होता है। एन लैमिट अपनी क्लासिक बुक बर्ड बाय बर्ड में एक कॉन्सेप्ट देती हैं, द शिटी फर्स्ट ड्राफ्ट। वो कहती हैं कि राइटर बनना कोई गिफ्ट नहीं है। राइटर वो है जो खुद को गंदा लिखने की परमिशन देता है। जब आप पहली बार लिखते हैं तो आप राइटर नहीं होते, आप मजदूर होते हैं, लेबरर होते हैं। आपका काम है मिट्टी खोद कर निकालना। बाद में आप गोल्डस्मिथ बनेंगे और उस मिट्टी में से सोना निकालेंगे। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप ड्राफ्ट 1 मिट्टी और ड्राफ्ट 4 सोना को कंपेयर कर रहे हैं। आप अपनी रफ कॉपी को दूसरे की प्रिंटेड बुक से कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए आप डिप्रेशन में हैं। स्टीफन किंग अपनी किताब ऑन राइटिंग, जो हर राइटर की बाइबल है, उसमें कहते हैं, राइट विद द डोर क्लोज्ड, री राइट विद द डोर ओपन। दरवाज़ा बंद करके लिखो, दरवाज़ा खोलकर एडिट करो। जब आप लिख रहे हो ड्राफ्ट 1, तो दरवाज़ा बंद होना चाहिए। इसका मतलब कोई ऑडियंस नहीं, कोई जज नहीं, कोई टीचर नहीं, सिर्फ आप और वो पेज। उस वक्त आपको स्मार्ट लगने की ज़रूरत नहीं है, आपको ग्रामेटिकली करेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। सोचिए, फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की जेल में थे, साइबेरिया में। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, मौत सामने थी। उन्होंने वहां से जो लिखा वो लिटरेचर नहीं था, वो उनकी सर्वाइवल किट थी। उन्होंने अपने दर्द को कागज पर उतार दिया ताकि वो पागल ना हो जाएं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। उन्होंने सोचा कि अगर मैंने ये नहीं लिखा तो मैं मर जाऊंगा। लेसन, अगर आपको ग्रेट राइटर बनना है तो इम्प्रेस करना बंद करो, एक्सप्रेस करना शुरू करो। अपनी शिटी ड्राफ्ट से प्यार करो, क्योंकि वही वो मिट्टी है जिसमें से वॉर एंड पीस जैसा हीरा निकलेगा। दोस्तों, अभी हमने सिर्फ डर को हराया है, हमने एडिटर को चुप कराया है, लेकिन अभी लिखना बाकी है। शब्द कैसे चुनने हैं, कैसे जॉर्ज ऑरवेल की तरह क्लियर लिखना है कि पढ़ने वाले का दिमाग हिल जाए, कैसे विलियम स्टंग की तरह रूल्स यूज करके अपने सेंटेंसेस को तलवार की तरह शार्प बनाना है। पार्ट 2 में हम मैकेनिक्स पर जाएंगे। हम सीखेंगे कि कैसे एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स आपके दुश्मन हैं। हम सीखेंगे कि कैसे सिंपल लिखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 2। द सर्जरी, ओमिट नीडलेस वर्ड्स। रेफरेंस बुक्स, द एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल बाय स्ट्रंक एंड वाइट, ऑन राइटिंग वेल बाय विलियम जिंसर। दोस्तों, इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने हमें एक बहुत बड़ी बीमारी दी है। स्कूल में हमें सिखाया गया, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पेज का आंसर लिखो। हमें सिखाया गया कि क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वालिटी। जितना लंबा लिखोगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। आज जब आप रियल वर्ल्ड में आते हैं, जब आप बिजनेस ईमेल लिखते हैं या कंटेंट बनाते हैं या बुक लिखते हैं, तो आप वही स्कूल वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आप लंबे सेंटेंसेस लिखते हैं, आप फैंसी वर्ड्स यूज़ करते हैं, आप बात को घुमाते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में रूल उल्टा है। रियल वर्ल्ड में टाइम इज इक्वल टू मनी। अगर आपने रीडर का 1 सेकंड भी वेस्ट किया तो वो आपको छोड़ देगा। स्कूल में टीचर को मजबूरी में आपका आंसर पढ़ना पड़ता था, क्योंकि उसे सैलरी मिलती थी। रियल वर्ल्ड में रीडर के पास स्क्रॉल करने का ऑप्शन है। यहाँ आती है राइटिंग की दुनिया की सबसे छोटी लेकिन सबसे खतरनाक किताब, द एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल्स बाय स्ट्रंक एंड वाइट। इस किताब में रूल नंबर 17 है, जो हर राइटर के दिमाग पर टैटू होना चाहिए। ओमिट नीडलेस वर्ड्स, फालतू शब्दों को हटाओ। विलियम जिंसर अपनी लेजेंडरी किताब ऑन राइटिंग वेल में इसे क्लटर कहते हैं। वो कहते हैं, क्लटर इज द डिजीज ऑफ अमेरिकन राइटिंग। क्लटर राइटिंग की बीमारी है। हम सोचते हैं कि एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स हमारी राइटिंग को सुंदर बनाते हैं। सच ये है कि वो हमारी राइटिंग को कमजोर बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वीक राइटिंग, ही रैन वेरी क्विकली टूवर्ड्स द डोर। उसने दरवाजे की तरफ बहुत तेजी से दौड़ लगाई। गॉड टियर राइटिंग, ही स्प्रिंटेड टू द डोर। वो दरवाजे की तरफ भागा। देखा आपने, रैन वेरी क्विकली में 3 शब्द थे, हमने उसे हटाकर एक शब्द यूज किया, स्प्रिंटेड। जब आप वेरी वर्ड यूज करते हैं तो आप बता रहे हैं कि आपका वर्ब यानी क्रिया कमजोर है। मार्क ट्वेन ने कहा था, सब्स्टिट्यूट डैम एवरी टाइम यू आर इंक्लाइंड टू राइट वेरी, योर एडिटर विल डिलीट इट एंड द राइटिंग विल बी जस्ट एज इट शुड बी। राइटिंग ऐड नहीं करना है, राइटिंग सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को हटाकर मूर्ति निकालता है, वैसे ही राइटर फालतू शब्दों को हटाकर मीनिंग निकालता है। आपका पहला ड्राफ्ट हमेशा ओवरवेट होगा, उसमें चर्बी होगी। आपका काम है उस चर्बी को काटना। अगर एक सेंटेंस बिना मीनिंग खोए छोटा हो सकता है और आपने उसे छोटा नहीं किया, तो आपने रीडर का अपमान किया है। एक्सरसाइज फॉर इंडियन यूथ, अपना कोई पुराना ईमेल या मैसेज निकालो, देखो उसमें कितने बेसिकली, एक्चुअली, वेरी, रियली, इन माय ओपिनियन है। इन सब को डिलीट करो। आप देखोगे कि आपकी राइटिंग अचानक कॉन्फिडेंट और शार्प हो गई है। कमजोरी हमेशा भीड़ में छुपती है, ताकत हमेशा अकेले खड़ी होती है। द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज, ऑवेल्स रूल्स। रेफरेंस बुक्स,
पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज बाय ऑरवेल। अब हम चलते हैं 1946 में। वर्ल्ड वॉर टू अभी खत्म हुआ है। ऑरवेल, जिन्होंने 1984 और एनिमल फार्म लिखी है, एक ऐसे लिखते हैं जो आज तक का सबसे पावरफुल राइटिंग मैनिफेस्टो है, पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। ऑरवेल ने एक पैटर्न नोटिस किया। उन्होंने देखा कि डिक्टेटर्स, करप्ट पॉलिटिशियंस और कॉरपोरेशंस हमेशा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज करते हैं। वो कभी सीधा नहीं बोलते, वो मर्डर को मर्डर नहीं बोलते, वो उसे एलिमिनेशन ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। वो गरीबी को गरीबी नहीं बोलते, वो उसे इकोनॉमिक डाउनटर्न बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज इज यूज टू हाइड द ट्रूथ। यानी मुश्किल भाषा सच छुपाने के लिए यूज होती है। जब आप भारी इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हैं जैसे फिनोमिनन, यूटिलाइज, एक्सपेडाइट, तो आपको लगता है आप स्मार्ट दिख रहे हैं। असल में आप डरपोक दिख रहे हैं। आप सीधी बात बोलने से डर रहे हैं। ऑरविल ने 6 रूल्स दिए थे। अगर आप इन्हें फॉलो कर लें तो आपकी राइटिंग दुनिया के 99% राइटर्स से बेटर हो जाएगी। Never use a metaphor, simile or other figure of speech which you are used to seeing in print. यानी जो मुहावरे घिस चुके हैं उन्हें यूज मत करो। जैसे अकेलीज हील, टिप ऑफ द आइसबर्ग। अपना नया एग्जाम्पल बनाओ। Never use a long word where a short one will do. यानी यूटिलाइज मत लिखो, यूज लिखो। असिस्टेंस मत लिखो, हेल्प लिखो। छोटा शब्द दिमाग में तेजी से घुसता है। इफ इट इज पॉसिबल टू कट अ वर्ड आउट, ऑलवेज कट इट आउट। यानी अगर डाउट है तो डिलीट करो। नेवर यूज द पैसिव वे यू कैन यूज द एक्टिव। यानी एक्टिव, राम ने रावण को मारा। पैसिव, रावण राम द्वारा मारा गया। एक्टिव वॉइस में ताकत होती है, पैसिव वॉइस में जिम्मेदारी से भागना होता है। नेवर यूज अ फॉरेन फ्रेज, अ साइंटिफिक वर्ड और अ जार्गन वर्ड इफ यू कैन थिंक ऑफ एन एवरीडे इंग्लिश इक्विवेलेंट। यानी कॉर्पोरेट जार्गन मत बोलो। सिनर्जी, लेवरेज, पैराडाइम शिफ्ट, ये सब कचरा है। इंसान की तरह बात करो। ब्रेक एनी ऑफ दीज रूल्स सूनर देन से एनीथिंग आउटराइट बार्बरस। यानी रूल्स को तोड़ दो अगर वो आपकी बात को रोबोटिक बना रहे हैं। लेसन, राइटिंग का मकसद इम्प्रेस करना नहीं है, राइटिंग का मकसद एक्सप्रेस करना है। अगर आप एक 5 साल के बच्चे को अपना आइडिया नहीं समझा सकते तो आपने वो आइडिया खुद नहीं समझा है। सिंपल लिखना आसान नहीं है, सिंपल लिखना मुश्किल है। क्योंकि सिंपल लिखने के लिए आपको क्लियर थिंकिंग चाहिए। और जैसा कि हमने देखा, सोचना सबसे मुश्किल काम है। द आइसबर्ग थ्योरी, द पावर ऑफ सबटेक्स्ट। रेफरेंस बुक्स, डेथ इन द आफ्टरनून बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। अब हम आते हैं राइटिंग की साइकोलॉजी पर। एक राइटर और एक नॉन राइटर में सबसे बड़ा फर्क क्या है? नॉन राइटर सब कुछ बता देता है, राइटर सिर्फ जरूरी बताता है और बाकी रीडर के दिमाग पर छोड़ देता है। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने इसे द आइसबर्ग थ्योरी कहा था। वो कहते थे, इफ अ राइटर नोज इनफ अबाउट व्हाट ही इज राइटिंग अबाउट, ही मे ओमिट थिंग्स दैट ही नोज। द डिग्निटी ऑफ मूवमेंट ऑफ एन आइसबर्ग इज ड्यू टू ओनली 1/8 ऑफ इट बीइंग अंडर वाटर। यानी अगर राइटर को पता है वो क्या लिख रहा है तो उसे सब लिखने की जरूरत नहीं है। आइसबर्ग की शान ये है कि वो सिर्फ 1/8 दिखता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शो डोंट टेल, दिखाओ बताओ मत। टेलिंग, वो बहुत दुखी था और गुस्से में था। बोरिंग। शोइंग, उसने ग्लास को इतनी जोर से पकड़ा कि वो उसके हाथ में टूट गया। इम्पैक्टफुल, यहां आपने ये नहीं लिखा कि वो गुस्से में था, आपने उसका एक्शन दिखाया। रीडर का दिमाग अपने आप समझ गया कि वो गुस्से में है। जब रीडर खुद डॉट कनेक्ट करता है तो वो स्टोरी में पार्टिसिपेट करता है। वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा है, वो फील कर रहा है। हेमिंगवे की सबसे फेमस स्टोरी सिर्फ 6 वर्ड्स की है। शर्त लगी थी कि क्या वो 6 शब्दों में रुला सकते हैं। उन्होंने लिखा, फॉर सेल बेबी शूज नेवर वॉर्न। यानी बिकाऊ है बच्चे के जूते, कभी पहने नहीं गए। गौर कीजिए, उन्होंने ये नहीं लिखा कि माँ रो रही है। उन्होंने ये नहीं लिखा कि बच्चा मर गया है। उन्होंने ये नहीं लिखा कि गरीबी है। उन्होंने बस एक फैक्ट दिया कि जूते कभी पहने नहीं गए। बाकी की पूरी कहानी, वो दर्द, वो लॉस, वो फ्यूनरल, वो सब आपके दिमाग ने खुद क्रिएट किया। यही टेलीपैथी है। राइटर ने एक सीड यानी बीज बोया और रीडर के दिमाग में पूरा पेड़ यानी ट्री उग गया। एक्सरसाइज फॉर इंडियन यूथ, अपनी राइटिंग को मिस्टीरियस बनाओ। सब कुछ एक्सप्लेन मत करो, रीडर को थोड़ा काम करने दो। रीडर स्मार्ट है, उसे स्पून फीडिंग मत कराओ। जब आप सब टेक्स्ट यानी जो लिखा नहीं गया है में बात करते हैं, तब आप राइटर से आर्टिस्ट बनते हैं। दोस्तों, हमने कचरा साफ कर लिया है, ओमिट नीडलेस वर्ड्स, हमने झूठ बोलना बंद कर दिया है, ऑरवेल्स रूल्स, और हमने चुप रहना सीख लिया है, आइसबर्ग थ्योरी। लेकिन अभी हमने सिर्फ बॉडी बनाई है। इस बॉडी में म्यूजिक कहाँ है? इसमें रिदम कहाँ है? राइटिंग सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, राइटिंग सुनने के लिए होती है। राइटर एक म्यूजिशियन होता है। पार्ट 3 में हम सीखेंगे द सेंस ऑफ स्टाइल।
हम सीखेंगे कि सेंटेंस की लंबाई यानी लेंथ आपके रीडर की धड़कन यानी हार्ट बीट कैसे कंट्रोल करती है। हम सीखेंगे लियो टॉल्स्टॉय का सीक्रेट, साइकोलॉजिकल रियलिज्म, कैसे इंसान के दिमाग के अंदर घुसकर उसके थॉट्स को हैक किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 3, द म्यूजिक ऑफ राइटिंग, द हार्ट बीट। रेफरेंस बुक्स, 100 ways to improve your writing by Gary Provost, The Sense of Style by Steven Pinker। दोस्तों, राइटिंग आंखों के लिए नहीं होती, राइटिंग कानों के लिए होती है। जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक इनर वॉइस होती है जो उसे बोल रही होती है। अगर वो आवाज़ मोनोटोन है, बोरिंग है, तो रीडर सो जाएगा। अगर वो आवाज़ तेज है, एक्साइटिंग है, तो रीडर का दिल धड़केगा। राइटर एक म्यूजिशियन होता है और आपका इंस्ट्रूमेंट है सेंटेंस लेंथ। गैरी प्रवोस ने राइटिंग की दुनिया का सबसे पावरफुल लेसन दिया है। ध्यान से सुनिए। This sentence has 5 words. Here are 5 more words. 5 word sentences are fine, but several together become monotonous. Listen to what is happening. The writing is getting boring. The sound of it drones. It's like a stuck record. The ear demands some variety. देखा आपने? जब सारे सेंटेंसेस एक ही लंबाई के होते हैं तो दिमाग स्लीप मोड में चला जाता है। लेकिन अब गैरी प्रवोस का दूसरा पैराग्राफ देखिए। Now listen, I vary the sentence length and I create music. Music. The writing sings. It has a pleasant rhythm, a lilt, a harmony. I use short sentences and I use medium sentences. And sometimes, when I am certain the reader is rested, I will engage him with a sentence of considerable length, a sentence that burns with energy and builds with all the impetus of a crescendo, the roll of the drums, the crash of the cymbals, sounds that say, listen to this, it is important. देखा आपने? लेसन फॉर इंडियन यूथ, आपकी राइटिंग रोबोट जैसी है क्योंकि आप वेरिएशन नहीं लाते हैं। शॉर्ट सेंटेंस इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जैसे ही डाइड। मीडियम सेंटेंस स्टोरी आगे बढ़ाता है। लॉन्ग सेंटेंस इमोशन और डिटेल में डुबाता है। अगर आपको रीडर को डराना है या चौंकाना है तो शॉर्ट सेंटेंस यूज करो। अगर आपको रीडर को प्यार या फिलॉसफी समझानी है तो लॉन्ग सेंटेंस यूज करो। एक ही पैराग्राफ में तीनों को मिक्स करो। जैसे एक हार्ट बीट होती है, धक 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 यानी रिदम, वैसी ही आपकी राइटिंग होनी चाहिए। अपना कोई भी पुराना पैराग्राफ उठाओ, देखो क्या सारे सेंटेंसेस सेम लेंथ के हैं। अगर हाँ, तो उन्हें तोड़ो। कुछ को 2 वर्ड्स का कर दो, कुछ को जोड़कर लंबा कर दो। फिर उसे जोर से पढ़ो, रीड अलाउड। अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो सेंटेंस तोड़ दो। अगर मजा आ रहा है तो म्यूजिक बन गया है। साइकोलॉजिकल रियलिज्म, एंटरिंग द सोल। रेफरेंस बुक्स, द ब्रदर्स कैरामाज़ोव बाय फ्योडोर डॉस्टोवेस्की, वॉर एंड पीस बाय लियो टॉल्स्टॉय। अब हम आते हैं राइटिंग के माउंट एवरेस्ट पर, रशियन लिटरेचर। लियो टॉल्स्टॉय और फ्योडोर डॉस्टोवेस्की। इन्हें गॉड्स ऑफ राइटिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिर्फ एक्शन नहीं लिखते, ये थॉट लिखते हैं। वेस्टर्न राइटर्स जैसे हेमिंगवे एक्शन पर फोकस करते हैं, उसने गोली चलाई। रशियन राइटर्स फोकस करते हैं गोली चलाने से 1 सेकंड पहले उसके दिमाग में क्या चल रहा था। ये है साइकोलॉजिकल रियलिज्म। टॉल्स्टॉय की पावर थी द माइक्रो मूवमेंट ऑफ द सोल। वो इंसान के दिमाग के उन कोनों यानी कॉर्नर्स में जाते थे जहां हम खुद जाने से डरते हैं। वो लिखते थे कि कैसे एक आदमी फ्यूनरल पर रोता है लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश है कि मैं जिंदा हूं। ये गंदा सच है, लेकिन ये सच है। और जब रीडर ये पढ़ता है तो उसे लगता है, ओ माय गॉड, ये तो मैं हूं। राइटर को कैसे पता चला? यही कनेक्शन है। डॉस्टोवेस्की इसे एक लेवल और ऊपर ले गए। उन्होंने इन्वेंट किया द पॉलीफोनिक नॉवल। पॉलीफोनिक मतलब मल्टी वॉइस। नॉर्मल नॉवेल्स में राइटर हीरो होता है, वो सबको जज करता है। डॉस्टोवेस्की के नॉवेल्स में हर कैरेक्टर की अपनी आवाज होती है। यहाँ तक कि विलेंस, मर्डरर्स के पास भी स्ट्रांग लॉजिक होता है। राइटर जज नहीं बनता, राइटर बस रिकॉर्डर बनता है। वो रीडर को अलाउ करता है कि वो खुद डिसाइड करे कि कौन सही है और कौन गलत। एग्जाम्पल फ्रॉम क्राइम एंड पनिशमेंट। रॉस्कोल्निकॉव एक मर्डर करता है। डॉस्टोवेस्की ये नहीं लिखते कि वो बुरा आदमी था, वो हमें रॉस्कोल्निकॉव के दिमाग में डाल देते हैं। हम उसकी घबराहट फील करते हैं, हम उसकी बुखार फील करते हैं, हम उसकी लॉजिक सुनते हैं कि मैंने दुनिया के भले के लिए मारा। हम उससे नफरत नहीं करते, हम उसे आइडेंटिफाई करने लगते हैं। और यही सबसे डरावनी बात है। डॉस्टोवेस्की हमें दिखाते हैं कि मॉन्स्टर हमारे अंदर ही है। लेसन फॉर इंडियन यूथ। जब आप लिखें, चाहे वो स्टोरी हो या ऐसे, तो जज मत बनो। सिर्फ अच्छा मत दिखाओ, अपने कैरेक्टर्स या अपने थॉट्स के ग्रे एरियाज को दिखाओ। इंसान न पूरा अच्छा होता है न पूरा बुरा, वो कंफ्यूज्ड होता है। उस कंफ्यूजन को लिखो। सच्चाई मॉरल नहीं होती, सच्चाई मैसी होती है। अगर आपकी राइटिंग पढ़कर रीडर अनकंफर्टेबल नहीं हुआ तो आपने सच नहीं लिखा। फाइंडिंग योर वॉइस, द ऑनेस्टी फिल्टर। रेफरेंस बुक्स ऑन राइटिंग वेल बाय विलियम जिंसर, लेटर्स टू अ यंग पोएट बाय राइनर रिल्के। एक सवाल जो हर नया राइटर पूछता है,
सर मैं अपनी वॉइस कैसे ढूंढूं, मेरा स्टाइल क्या है? विलियम जिंसर अपनी किताब ऑन राइटिंग वेल में इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं साउंड लाइक योरसेल्फ। प्रॉब्लम यह है कि हमें बचपन से सिखाया गया है दूसरों की तरह साउंड करना। स्कूल में हम टीचर की तरह साउंड करते हैं, ऑफिस में हम बॉस की तरह साउंड करते हैं, इंटरनेट पर हम इन्फ्लुएंसर की तरह साउंड करते हैं। हमने इतने मास्क पहन लिए हैं कि हमें खुद नहीं पता हमारी असली आवाज़ कैसी है। राइनर रिल्के अपनी किताब लेटर्स टू अ यंग पोएट में एक यंग राइटर को एडवाइस देते हैं। वो राइटर पूछता है क्या मेरी राइटिंग अच्छी है? रिल्के कहते हैं गो इन टू योर सेल्फ, फाइंड आउट द रीजन दैट कमांड्स यू टू राइट, सी वेदर इट हैज स्प्रेड इट्स रूट्स इन टू द वेरी डेप्थ्स ऑफ योर हार्ट, कन्फेस टू योर सेल्फ वेदर यू वुड हैव टू डाई इफ यू वर फॉरबिडन टू राइट। अपने अंदर झांको, पूछो कि तुम क्यों लिखते हो। क्या तुम मर जाओगे अगर तुम्हें लिखने से रोक दिया जाए? अगर आप लिख रहे हैं क्योंकि आपको फेमस होना है तो आपकी आवाज़ फेक होगी। अगर आप लिख रहे हैं क्योंकि आपको पैसा कमाना है तो आपकी आवाज़ सेल्समैन जैसी होगी। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं क्योंकि आपके अंदर एक आग है जो बाहर आना चाहती है तो आपकी आवाज़ ओरिजिनल होगी। वॉइस कोई स्टाइल नहीं है, वॉइस का मतलब है ऑनेस्टी। जितने ज़्यादा आप ऑनेस्ट होंगे उतनी स्ट्रांग आपकी वॉइस होगी। जब आप डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने ये लिख दिया और फिर भी आप उसे लिख देते हैं, वही आपकी वॉइस है। इंडियन यूथ अक्सर वोकैबुलरी बढ़ाने के चक्कर में रहता है। मैं बड़ा वर्ड यूज़ करूंगा तो स्मार्ट लगूंगा। जिंसर कहते हैं डोंट विजुअलाइज द ग्रेट मास ऑडियंस, राइट फॉर वन पर्सन। जब आप भीड़ के लिए लिखते हैं तो आप भाषण देते हैं, जब आप एक दोस्त के लिए लिखते हैं तो आप बात करते हैं। राइटिंग इज नथिंग बट टॉकिंग ऑन पेपर। एक्सरसाइज, अगली बार जब आप कुछ लिखें तो उसे जोर से पढ़ें और पूछें क्या मैं रियल लाइफ में ऐसे बात करता हूं। अगर जवाब नहीं है तो डिलीट का बटन दबाओ और वैसा लिखो जैसा तुम बोलते हो। स्लैंग यूज करो, गुस्सा यूज करो, ह्यूमर यूज करो। ग्रामर रूल्स टूटते हैं तो टूटने दो, लेकिन फेक मत बनो। रीडर एक स्पेलिंग मिस्टेक माफ कर सकता है, लेकिन वो झूठ कभी माफ नहीं करेगा। दोस्तों, हमने म्यूजिक सीख लिया, हमने साइकोलॉजी सीख ली, हमने ऑनेस्टी सीख ली। अब हम गॉड मोड में एंटर करने वाले हैं। अब तक हमने सीखा कि लिखना कैसे है, लेकिन लिखने के बाद क्या? राइटर की जिंदगी कैसी होती है? कैसे नीचे पागलपन के कगार पर रहकर लिखते थे? कैसे स्टीफन किंग एक्सीडेंट के बाद भी लिखते रहे? कैसे जेके रावलिंग ने डिप्रेशन को हराया? पार्ट 4 में हम बात करेंगे द राइटिंग लाइफ की। हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी की, और हम बात करेंगे उस आखिरी राज की जो सिर्फ मास्टर्स को पता होता है। रीराइटिंग इज द ओनली राइटिंग। लेट्स जंप इन पार्ट 4, द राइटिंग लाइफ, द मैडनेस एंड द मेथड। रेफरेंस बुक्स, द राइटिंग लाइफ बाय एनी डिलर्ड, ऑन बिकमिंग अ नॉवेलिस्ट बाय जॉन गार्डनर। दोस्तों, राइटिंग कोई हॉबी नहीं है, राइटिंग कोई करियर भी नहीं है। एनी डिलर्ड अपनी खूबसूरत और डरावनी किताब द राइटिंग लाइफ में कहती हैं, राइटिंग इज अ लाइफ ऑफ इंचिंग अलोंग अ ब्लेड ऑफ ग्रास। यानी लिखना घास की पत्ती पर रेंगने जैसा है। आप अकेले होते हैं, अंधेरा होता है, कोई अप्लॉज नहीं होता, कोई प्रमोशन नहीं होता, सिर्फ आप और वो खाली पेज। लोग सोचते हैं राइटर्स रोमांटिक होते हैं, कैफे में बैठकर लिखते हैं। असलियत यह है कि राइटिंग मैनुअल लेबर है, ये पत्थर तोड़ने जैसा है। फ्रीडरिक नीत्शे को देखिए, उनकी हेल्थ खराब थी, आंखें जल रही थीं, दिमाग पागलपन के कगार पर था, लेकिन वो लिखते रहे। क्यों? क्योंकि राइटिंग उनके लिए मेडिसिन थी। उन्होंने कहा, आर्ट इज नॉट अ मिरर टू होल्ड अप टू सोसाइटी बट अ हैमर टू शेप इट। इंडियन यूथ गलती क्या करता है? हम मूड का इंतजार करते हैं, आज फील नहीं आ रही, आज इंस्पिरेशन नहीं है। स्टीफन किंग, जिन्होंने 60 से ज़्यादा बेस्ट सेलर्स लिखी हैं, वो कहते हैं एमेचर्स सिट एंड वेट फॉर इंस्पिरेशन, द रेस्ट ऑफ अस जस्ट गेट अप एंड गो टू वर्क। यानी शौकिया लोग इंस्पिरेशन का वेट करते हैं, हम बस काम पर लग जाते हैं। किंग का रूल सिंपल है, 2000 वर्ड्स डेली। चाहे बर्थडे हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे तबीयत खराब हो। दरवाज़ा बंद, फ़ोन बंद, 2000 शब्द लिखे बिना वो कमरे से बाहर नहीं आते। ये डिसिप्लिन है, राइटिंग आर्ट नहीं, राइटिंग जिद है। जॉन गार्डनर अपनी किताब ऑन बिकमिंग अ नॉवेलिस्ट में कहते हैं कि राइटर वो नहीं है जो सबसे टैलेंटेड है, राइटर वो है जो सबसे ज़्यादा जिद्दी है, जो रिजेक्ट होने के बाद भी लिखता है, जो थकने के बाद भी लिखता है, जो डरने के बाद भी लिखता है। लेसन, अगर आपको राइटर बनना है तो इंस्पिरेशन को भूल जाओ। अपने दिमाग को ट्रेन करो कि सुबह 6 बजे इज राइटिंग टाइम। चाहे कचरा लिखो पर लिखो, क्योंकि एक खाली पेज दुनिया की सबसे भारी चीज होती है, लेकिन एक भरा हुआ पेज चाहे गंदा हो आपको उड़ान देता है। किल योर डार्लिंग्स, द फाइनल पॉलिश। रेफरेंस बुक्स, द एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल, रिकैप, सेवरल शॉर्ट सेंटेंसेस अबाउट राइटिंग बाय वर्लिन क्लिंकिनबर्ग। अब हम आते हैं राइटिंग के सबसे पेनफुल हिस्से पर। आपने लिख लिया, आप खुश हैं, आपको लगता है ये परफेक्ट है। अब वक्त है हथौड़ा उठाने का।
सर आर्थर क्वीलर कुछ ने कहा था, मर्डर योर डार्लिंग्स, यानी अपने प्यारों को मार दो। इसका मतलब क्या है? जब हम लिखते हैं तो कुछ लाइंस हमें बहुत पसंद आती हैं। हमने वो लाइन लिखने में बहुत दिमाग लगाया होता है, वो लाइन स्मार्ट लगती है, पोएटिक लगती है। लेकिन अगर वो लाइन स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा रही, अगर वो रीडर को कंफ्यूज कर रही है, तो उसे डिलीट करना पड़ेगा, चाहे वो आपकी फेवरेट लाइन क्यों ना हो। ये दर्दनाक है, लेकिन ये ज़रूरी है। वर्लिन क्लिनकिनबॉग अपनी किताब सेवरल शॉर्ट सेंटेंसेस अबाउट राइटिंग में हमें सिखाते हैं कि हर सेंटेंस को ट्रायल पर खड़ा करो। हर सेंटेंस से पूछो, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या तुम ज़रूरी हो? क्या तुम बोरिंग हो? अगर सेंटेंस बोरिंग है तो उसे काट दो, अगर सेंटेंस ज़रूरी नहीं है तो उसे जला दो। राइटर का असली काम लिखना नहीं है, राइटर का असली काम डिलीट करना है। ड्राफ्ट 1 राइटर के लिए होता है, ड्राफ्ट 2 रीडर के लिए होता है। जब आप एडिट करते हैं तो आप राइटर नहीं रहते, आप रीडर बन जाते हैं। आपको रूथलेस होना पड़ेगा। एक सीक्रेट टेक्निक जो सबसे बड़े राइटर्स यूज करते हैं, रीड अलाउड। अपने ड्राफ्ट को जोर से पढ़ो। जहां आपकी सांस अटके वहां कॉमा लगाओ। जहां आपको बोरिंग लगे वहां काट दो। जहां आपको कंफ्यूजन हो वहां रीराइट करो। कान कभी झूठ नहीं बोलता। आंखें धोखा खा सकती हैं, पर कान रिदम पकड़ लेता है। कंक्लूजन, द इमॉर्टल इंक। दोस्तों, हमने साथ बिताए, हमने डर को हराया, हमने एडिटर को मारा, हमने म्यूजिक बनाया, हमने जिद पाली। लेकिन आखिर में हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों लिखना है? क्योंकि इंसान मर जाता है, लेकिन शब्द अमर होते हैं। मार्कस ऑरेलियस 2000 साल पहले मर गए, उनकी हड्डियां मिट्टी बन गई, लेकिन उनके शब्द, मेडिटेशंस आज भी जिंदा हैं, आज भी हमारे दिमाग में गूंज रहे हैं। एन फ्रैंक एक छोटी बच्ची थी जो नाजी कैंप में मर गई, लेकिन उनकी डायरी आज भी करोड़ों लोगों को हिम्मत देती है। राइटिंग इमोर्टैलिटी का रास्ता है। जब आप लिखते हैं तो आप अपने दिमाग का एक हिस्सा, अपनी आत्मा का एक टुकड़ा कागज पर छोड़ जाते हैं। वो कागज आपसे ज्यादा लंबा जिएगा। आपके परपोते शायद आपका चेहरा भूल जाएं, लेकिन अगर आपने अपना सच लिख दिया तो वो आपकी आवाज कभी नहीं भूलेंगे। आज का इंडियन यूथ कंटेंट बना रहा है जो 24 घंटे में गायब हो जाता है। स्टोरीज, रील्स। मैं आपसे कहता हूँ, लेगेसी बनाओ। कुछ ऐसा लिखो जो आज से 100 साल बाद भी सच हो। कुछ ऐसा लिखो जो किसी रोते हुए इंसान को हंसा दे। कुछ ऐसा लिखो जो किसी सोए हुए इंसान को जगा दे। आपके पास एक पेन है। ये पेन एक चाकू है झूठ को काटने के लिए। ये पेन एक मरहम है दर्द को भरने के लिए। ये पेन एक मशाल है अंधेरे में रास्ता दिखाने के लिए। उठो, अपना पेन उठाओ और दुनिया को वो बताओ जो सिर्फ तुम बता सकते हो। क्योंकि अगर तुमने नहीं लिखा तो वो बात हमेशा के लिए खो जाएगी। डोंट डाई विद द साउंड इनसाइड यू। राइट, रीराइट, लिव फॉरएवर। जय हिंद।